दोस्तों नमस्कार। जब से दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में आग लगने की घटना हुई है और ये पता लगा कि आग नोटों के बंडलों में लगी थी, तब से एक हिसाब से हंगामा मचा हुआ है। काफी समय तक तो ये खबर दबाई गई और करीब 7 दिन बाद जब ये अखबार में छपी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाने का फैसला किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस इंक्वायरी से जुडिशरी अपनी खोई हुई साख को बचा पाएगी? आज मुद्दा इस बात का है। क्या ये इंक्वायरी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, इसकी जो फाइंडिंग्स होंगी, क्या जनता उसको एक्सेप्ट करेगी? और उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी और इसमें क्या आउटकम निकल सकता है। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, वो काम कैसे करेगी। अगर उसके प्रोसेस पे ही संदेह होगा तो शायद आउटकम को जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रोसीजर अपनाएगा वो क्या है। चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, आम जनता हो, पब्लिक ओपिनियन रखते हो, आपको यह जानना जरूरी है कि इंक्वायरी कमेटी काम कैसे करेगी। और इसीलिए आज की चर्चा का विषय मैंने आपके सामने यही रखा है कि प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जेस अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। अब इस पे किस तरह से कार्रवाई होगी अगर किसी जज पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उस पे अगर आरोप लगते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। आज इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। करीब 4 पेज का ये डॉक्यूमेंट है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने इसको रखूंगा, इसलिए आप सारे स्टेप्स देखिएगा, प्रेजेंटेशन को अंत तक देखिएगा। आपको पता लगेगा कि क्या ये वास्तव में कमेटी जो बनी है, इसकी रिपोर्ट आपको एक्सेप्टेबल होगी या नहीं, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, 3 डॉक्यूमेंट जो रेफर करने इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए, एक है आपका जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी है, इन हाउस प्रोसीजर। इन्होंने अपना एक इन हाउस प्रोसीजर बनाया 1999 में। फुल बेंच ने इसको एक्सेप्ट किया कि कोई भी अगर घटनाक्रम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। आर्टिकल 124 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात कही गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की भी बात की गई है। तो वहां क्या प्रावधान है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और एक ये 124(4) के तहत ये भी कहा गया है कि सरकार एक कानून बनाएगी। तो वो कानून ये है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एंड जजेस इंक्वायरी रूल्स 1969। अब सवाल इस बात का है कि इस पूरे प्रोसेस में ये 55 साल पुराना कानून क्या आज की परिस्थितियों को संभालने के लिए काफी है? क्या एविडेंसेस और काम करने की शैली वही रहनी चाहिए? क्योंकि अब जनता पहले से बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत तरह के सवाल उठते हैं। तो क्या वही तरीका अपनाना चाहिए या उसमें सुधार करने की जरूरत है, ये भी आपको सोचना होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले कि संविधान क्या बोलता है। दोस्तों, जो संविधान का प्रावधान है, हम अगर उसको देखें तो उसमें बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि जो सेक्शन 124(4) है, आउटलाइंस द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग सुप्रीम कोर्ट जज, स्टेटिंग दैट इट कैन ओनली बी डन बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। उसको पार्लियामेंट नहीं हटा सकती, एमएलए एमपी नहीं हटा सकता, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है। इसलिए जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जज को हटाएंगे। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रूफ दे सकते हैं, इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का ही होगा। फॉलोइंग एन एड्रेस फ्रॉम द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक मेजॉरिटी एंड फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब मेंटली ठीक नहीं है, कोई और कारण है, या वो जज बनने के काबिल नहीं है, या तो वो, या कोई मिसबिहेवियर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। करप्शन से लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेकर इम्प्रॉपर्टी से लेकर कुछ भी हो सकता है। ये सब चीजें मिसबिहेवियर में आती हैं, इसलिए उसको समझना जरूरी है। अब स्पेसिफिकली सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है, इसको समझ लेते हैं। A judge of Supreme Court shall not be removed, ये इंपॉर्टेंट चीज है, from his office except by the order of the president passed after an
addressed by each house of parliament supported by a majority and total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the members of house। मतलब जब मेजॉरिटी, क्योंकि अगर सत्तारूढ़ दल है, अगर 51% की हम बात करते हैं तो उम्मीद ये है कि साहब जो भी सत्तारूढ़ दल है वो किसी भी जज को हटा सकता है अगर 51% है तो, क्योंकि 51% अगर आपकी मेजॉरिटी है तो आप सरकार में है, तो सरकार जिस भी जज को चाहेगी हटा लेगी, तो इंडिपेंडेंस पे सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए 2/3 मेजॉरिटी का ये कहा जाता है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में ऐसा तो होगा नहीं कि विपक्ष बचे ही नहीं, या विपक्ष मात्र 5, 10, 15% रह जाए और बाकी मेजॉरिटी एक ही पार्टी की हो या एक ही आइडियोलॉजी की हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ भी है। राजीव गांधी के टाइम पे आपने देखा होगा 400 की मेजॉरिटी थी उनके पास। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी है कि रोज रोज सरकार जुडिशरी में इंटरफियरेंस ना करे। अगर कोई जज आपके खिलाफ कार्रवाई करता है या ऑर्डर पास करता है, आप उसको हटा दें, ये भी संभव है पॉलिटिकल सिस्टम में। उसको रोकने के लिए ये 2/3 का प्रावधान किया गया है। And voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। सेम सेशन में, उसको ये नहीं कि आप अगले सेशन में, मतलब अगर कार्रवाई होनी है, जैसे कहा जाता है कि इमीडिएट जो आपको कार्रवाई करनी है करिए, आप उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकते। अगर आपने जज के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पास किया है विद 2/3 मेजॉरिटी, उसी समय आप उसको प्रेसिडेंट को भेज दीजिए। ये नहीं कि आप उसको लटका के बैठे रहे और बाद में आप प्रेसिडेंट को भेजें। ये प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 124(5) में लिखा है, पार्लियामेंट may by law regulate the process for the presentation of an address for investigation and proof of misbehavior and incapacity of a judge under clause 4। ये clause 4 जो मैंने आपको बताया। अब ये जो आर्टिकल 124(5) के अंदर जो कहा गया है, अब वो बनता है ये कानून जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये जो कानून है ये पार्लियामेंट ने बनाया है। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई कि जो इंक्वायरी है वो संविधान भी चाहता है कि हो। अब उसके बाद जब इन हाउस इंक्वायरी की बात आती है, प्रॉब्लम यह है कि इंक्वायरी इन हाउस हो या बाहर का आदमी करे। क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का है तो आप इसको पब्लिकली करेंगे, क्योंकि बहुत सारी सेंसिटिविटीज है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एविडेंसेज हैं, तथ्य हैं। तो क्या आप इसको ओपन पब्लिक में करेंगे या कोई और कोर्ट में करेंगे? प्रावधान ये है कि इन हाउस प्रोसीजर बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसमें ये क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले कि भाई अगर किसी जज ने मिसबिहेवियर किया है या इम्प्रोप्राइटरी करी है या कोई भी ऐसी बात है, आपको लगता है कि ये आदमी जज बनने लायक नहीं है, तो आप किसको कंप्लेंट करेंगे? तो उन्होंने सबसे पहले कहा भाई कौन कंप्लेंट करेगा? कोई भी कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति समाज का कंप्लेंट कर सकता है कि आपका ये जज ठीक नहीं है। जब प्रेसिडेंट, वो कंप्लेंट आप किसको भेजेंगे? या तो आप भेजेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि जुडिशरी में हाईएस्ट अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और देश में जो चीफ जस्टिस के ऊपर भी हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पे ये कहा जाएगा कि देन पीएम इज इंटरफियरिंग विद जुडिशरी। वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर बहुत क्लियरली कहा गया है संविधान में। तो हायरार्की जो है वो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ही बनते हैं। चीफ जस्टिस को अगर कंप्लेंट करनी है तो आपको प्रेसिडेंट के पास जाना होगा, आप पीएम के पास नहीं जा सकते। आप इन्फॉर्म कर सकते हो लेकिन डिसीजन लेने का अधिकार प्रेसिडेंट को ही होगा। अब बात आती है कि जब इंक्वायरी शुरू होगी तो प्राइमरी इंक्वायरी क्या होगी? नाउ चीफ जस्टिस इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर द कंप्लेंट इज आइदर फ्रिवोलस और सीरियस। अब जो शिकायत आई है वो वास्तव में सीरियस है या मनगढ़ंत कहानी है, किसी ने झूठा प्रचार किया है जज को बदनाम करने के लिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। If the complaint is frivolous or related to a pending case, no further action shall be taken। अब मेरा केस है, मैं केस हार गया, मैंने कह दिया जज खराब है, जज करप्ट है। अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चीफ जस्टिस इसको रिजेक्ट कर सकते हैं ये कह के इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं या आप एक विच हंटिंग कर रहे हैं। इफ द चीफ जस्टिस finds that the complainant involves serious misconduct or impropriety, he will seek the response from the judge। अब पता लगता है जैसे कि करप्शन का केस है, अब उनसे कहा गया कि आप अपना जवाब दीजिए, आपके घर में जो नोट मिले जले, ये पैसे कहां से आए? अब जज साहब ने ये कहा कि साहब मैंने तो रखे नहीं, मुझे पता ही नहीं, नोट थे ही नहीं, ये उनका जवाब था। ऑब्वियसली हर आदमी अपने आप को डिफेंड करेगा।
अब सवाल इस बात का है कि क्या इस जवाब से चीफ जस्टिस या जो कमेटी है या जो भी लोग हैं क्या वो संतुष्ट है, क्या समाज संतुष्ट है? यहाँ पे बात आ जाती है। ही विल सीक द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंसर्न जज, वो उन्होंने किया। बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स एंड सपोर्टिंग मटेरियल, इफ द सीजीआई फाइंड्स दैट द कंप्लेंट नीड्स अ डीपर प्रोब, ही विल कॉन्स्टिट्यूट ए इंक्वायरी कमेटी। अब जज साहब ने जिनके घर में नोटों में आग लगी, उन्होंने तो कह दिया कि मेरे नोट थे ही नहीं, ना मैंने रखे, ना मैं जानता हूं, वो आउट हाउस था, 50 लोग आते हैं जाते हैं, मैं बीच में कहां से आ गया। ऑब्वियसली उन्होंने अपना बचाव किया। अब सवाल यह है क्या चीफ जस्टिस साहब इस बचाव से संतुष्ट हैं? शायद वो नहीं है, इसलिए उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई। अब जब इंक्वायरी कमेटी बनी तो एक बात तो क्लियर है कि जो जज के रिस्पॉन्स है उससे वो सहमत नहीं है। कॉम्पोजिशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी, अब इंक्वायरी करेगा कौन? इंक्वायरी तो बना दी आपने कि इंटरनल इंक्वायरी होगी, लेकिन उस इंक्वायरी को करेगा कौन? तो उसके लिए कमेटी बनाई गई। अब कमेटी में कौन लोग? जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई उसमें इंक्लूडिंग द कमेटी विल कंप्राइज 3 जजेस इंक्लूडिंग ए सुप्रीम कोर्ट जज एंड 2 चीफ जस्टिस ऑफ द अदर हाई कोर्ट्स। 3 लोगों की कमेटी बनेगी। चीफ जस्टिस आप खुद भी मेंबर हो सकते हैं, किसी को भी सुप्रीम कोर्ट से नॉमिनेट कर सकते हैं, और कोई 2 चीफ जस्टिस बाकी हाई कोर्ट्स के उनको बना के एक कमेटी बन सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है? अकॉर्डिंग टू जजेस इंक्वायरी एक्ट सेक्शन 3(2), ये मैं आपको बता रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन इनटू द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ द जजेस बाय कमेटी। अब अगर मान लीजिए कि ये तो बता दिया जस्टिस ने इन हाउस कमेटी, लेकिन कानून क्या कहता है? इफ द मोशन रेफर्ड इन ए सबसेक्शन 1 इज एडमिटेड, मतलब अगर पार्लियामेंट में वो कमेटी इंक्वायरी आती है कि जज को हटाना है और ये हो जाता है कि इसमें इंक्वायरी की जरूरत है, प्रूव हो जाता है, एंड इफ इट इज एडमिटेड द स्पीकर और एज द केस में बी चेयरमैन मीन्स राज्यसभा, shall keep the motion pending and constitute as soon as may be for the purpose of making an investigation into the grounds on which the removal of judge is prayed for a committee consisting of 3 members। अब लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन ये एक कमेटी बनाएंगे 3 मेंबर्स की। सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी में क्या है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जज और 2 हाई कोर्ट के जज। लेकिन अगर यही मुद्दा मान लीजिए पार्लियामेंट में उठता कि जज को हटाना चाहिए, वहां से नोट मिले, करप्शन का केस है, और अगर संसद इसको सीरियस मानती और वहां कमेटी बनती, तो वो कमेटी कैसे बनती? उसमें उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा जाएगा कि आप एक आदमी नॉमिनेट करें, एक आदमी चीफ जस्टिस की तरफ से। एक आदमी को कहा जाएगा, जो भी भारत के जितने भी बाकी हाई कोर्ट के चीफ जजेस हैं, चीफ जस्टिस है, उनको कहा जाएगा कि एक आदमी नॉमिनेट आप अपनी तरफ से करिए। तो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नॉमिनेशन हो गया, एक हाई कोर्ट की तरफ से हो गया, और एक आदमी स्पीकर, अगर लोकसभा में मुद्दा उठा है, राज्यसभा अगर उठा है तो वहां के चेयरमैन, वो नॉमिनेट करेंगे एक आदमी को जिसको वो समझते हैं, और वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा जो कानूनों को जानता होगा। अब सवाल इस बात का है कि यहां पे 2 कमेटीज का फॉर्मेट आपके पास है, एक जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और एक अगर पार्लियामेंट बनाता, तो क्या किसकी क्रेडिबिलिटी आपको ज्यादा लगती है? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आपको क्रेडिबल लगती है, या पार्लियामेंट प्रोसीजर जो है, जो कानून के हिसाब से जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 का जो कानून है, उसका जो सेक्शन 3 है, उसमें जो कमेटी बनाई गई है, वो ज्यादा आपको क्रेडिबल लगती है? आपको सोचना है, क्योंकि यहां पे एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमेटी बनी है उसमें सब इंटरनल है। सवाल अब ये उठता है कि जो बिरादरी का मेंबर एक्यूज्ड है, क्या वही इंटरनल कमेटी बना के काम कर सकते हैं? क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी? क्या इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं रहेंगे? क्या इसमें फैक्ट्स को दबाया या छुपाया या मिटाया नहीं जाएगा? लोग आज सवाल ये उठा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाई है, इसका जो भी परिणाम निकले, क्या जनता उसको एक्सेप्ट करेगी? ये समझना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसके बारे में हमें समझना चाहिए, वो ये कि जो कमेटी बनाई गई है वो कितने दिन में रिपोर्ट देगी? कहीं पे भी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। तो क्या ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कमेटी बना के? क्योंकि कमेटी बना दी, कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? कोई जवाब नहीं दे रहा है। ना चीफ जस्टिस की तरफ से स्टेटमेंट है, ना सरकार की तरफ से, ना कॉलेजियम की तरफ से, ना किसी बार से, ना किसी बेंच से। अब सवाल इस बात का है कि इसकी रिपोर्ट कब आएगी? ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है
क्योंकि अगर ये रिपोर्ट चलती रही कि वर्क इन प्रोग्रेस और तब तक जो जज साहब है वो रिटायर हो जाए या कमेटी का कोई मेंबर रिटायर हो जाए, तो फिर आप नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करोगे, फिर वो मेंबर रिटायर हो गया, फिर चलता रहेगा। ऐसा हुआ है। ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन है जजेस के खिलाफ जो सालों तक चले हैं और कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। क्या जनता का भरोसा इस पे आएगा, या लोग कहेंगे कि नहीं साहब ये सब मिले हुए हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इस गैप को भी सुप्रीम कोर्ट को भरना चाहिए, क्योंकि अनएंडिंग प्रोसेस। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि भाई 3 महीने में रिपोर्ट आनी चाहिए, अगर 3 महीने में रिपोर्ट नहीं आ रही है तो उस कमेटी को जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हाई दे नीड टाइम, एडिशनल टाइम, एंड हाउ मच टाइम दे नीड। जब तक आप कमेटी को ही अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, आप क्या उम्मीद करेंगे? इसीलिए जनता का जो जुडिशरी सिस्टम है उससे विश्वास और उठ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट कुछ भी आए, जनता क्या उस पर भरोसा करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब कमेटी जो है उसके 3 तरह से फाइंडिंग आ सकती है। या तो कमेटी ये कहेगी साहब कुछ नहीं मिला। इस किस्से में अगर ये कहा जाए कि साहब कोई हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया पता लगा वहां नोट थे ही नहीं, या नोट पता नहीं किसके थे, जज साहब के तो थे नहीं, कोई रख गया होगा, कोई रिश्तेदार होगा जो आउट हाउस में लोग रहते थे उनका, तो लोग क्या कहेंगे? ये कमेटी बनाई गई टू कवर अप। इसका मतलब अगर पहला फाइंडिंग आता है कि कोई एलिगेशन नहीं था, जनता कहेगी तो हमें पहले से ही पता था, आप कवर अप करोगे अपने आदमी को बचाने के लिए। क्रेडिबिलिटी कोर्ट्स की ऊपर जाएगी या नीचे, ये आपको सोचना है। दूसरा, हाँ एलिगेशन मिला, नोट मिले, लेकिन बहुत सीरियस मैटर नहीं था, जज साहब के पर्सनल थे, किसी दोस्त के थे, हमने अब जज साहब को बुला के समझा दिया है कि भाई आज के बाद आप ऐसा काम ना करें। क्या इस सॉफ्ट पेडलिंग को जनता एक्सेप्ट करेगी? आज सवाल इस बात का है कि क्या दूसरा फाइंडिंग है कि भाई पता लगा कि वहां नोट थे, नोट जले, लेकिन वो बहुत सीरियस मैटर नहीं था, मिसकंडक्ट था, हमने जज साहब को हिदायत दे दी है और बाकियों को भी बोल दिया कि ऐसा काम ना करें। क्या जनता इसका आउटकम एक्सेप्ट करेगी? सवाल इस बात का है। अब रही बात तीसरी, द मिसकंडक्ट इज सीरियस एनफ टू इनिशिएट रिमूवल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द जज। इसका मतलब यह है कि अगर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आती है और पता लगता है मैटर सीरियस है, पहला सवाल तो कि रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या जज साहब तब तक रिटायर हो जाएंगे? पहला सवाल। दूसरा, अगर वो रिटायर नहीं होते हैं और वो सत्ता में ही है, कुर्सी पे ही है, तो उस स्थिति के अंदर रिमूवल का प्रोसेस जाएगा, पार्लियामेंट जाएगा, वहां पे 2/3 मेजोरिटी से उस पर वोटिंग होगी, या चीफ जस्टिस डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि ऐसा तो प्रावधान है नहीं चीफ जस्टिस को डायरेक्ट करने का। वो जाएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से इम्पीचमेंट होगा, इम्पीचमेंट के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। कितना टाइम लगेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर सीरियस ऑफेंस भी है तो कई महीने अभी जनता को देखना होगा कि इस केस में क्या होने वाला है। लेकिन अगर यही एक आम आदमी होता या कोई और सरकारी कर्मचारी होता तो अभी तक जेल पहुंचा दिया था। तो क्या ये इम्यूनिटी का मिसयूज है जजेस द्वारा? इसको भी सोचना होगा। अब सवाल इस बात का है कि जब ये फाइंडिंग्स आ ही गई, इफ द फाइंडिंग इज अंडर कैटेगरी 2, द चीफ जस्टिस में कॉल एंड एडवाइस द जज अकॉर्डिंगली एंड डायरेक्ट दैट द रिपोर्ट इज प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड। जैसा मैंने कहा, दूसरा पॉइंट ये था कि हाँ जी गड़बड़ तो थी लेकिन बहुत सीरियस नहीं थी, जज को बुलाया, समझाया, बात खत्म हो गई। क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? इफ द फाइंडिंग इज इन कैटेगरी 3, मतलब मैटर इज सीरियस, तो चीफ जस्टिस साहब जज को बोलेंगे कि भाई साहब आप रिजाइन कर दो, प्यार से समझाएंगे कि आप रिजाइन कर दीजिए, एंड अगर जज रिजाइन नहीं करते हैं तो चीफ जस्टिस में डिसाइड नॉट टू एलोकेट एनी जुडिशियल वर्क टू द जज कंसर्न। ये एक उम्मीद है कि अगर मटेरियल मान लीजिए सीरियस है, और जो जनता के सामने है मैटर सीरियस लगता है, अभी इंक्वायरी हुई नहीं है लेकिन जो भी एविडेंस पब्लिक डोमेन में हम उसकी बात कर रहे हैं, इस स्थिति के अंदर हो सकता है कि जज साहब को घर पे बैठा दिया जाए, सरकारी निवास में, टैक्स पेयर के पैसे पे, वो बाकी जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आराम पर है। उनको घर नहीं भेजा जाएगा, वो आप भी सरकारी मेहमान बन के रहेंगे, टैक्स पेयर के पैसे पे ही रहेंगे, इसलिए कोई उनको फर्क पड़ता नहीं, बिना काम के तनख्वाह मिल सकती है। और तीसरा, द फर्दर सीजीआई में इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज रीजन फॉर एक्शन टेकन एंड फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। अब इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेज दी जाएगी, जज साहब लिख देंगे, चीफ जस्टिस साहब, कि हमने क्या कार्रवाई की, इम्पीचमेंट होगा या जज ने रिजाइन कर दिया,
हो सकता है कि जब तक इंक्वायरी कमेटी चले, हो सकता है 2 साल 3 साल लग जाए, और जब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आए तब जज साहब को बुलाया जाए कि देखिए आपके खिलाफ कार्रवाई हुई हो सकती है, आप रिजाइन कर दो। 3 साल बाद आराम से जज साहब रिजाइन कर सकते हैं, तब तक आराम से सरकारी मेहमान बन के रहे। कहने का मतलब क्या है, गया क्या? क्योंकि जब आप इस सीनियर लेवल पे आ जाते हैं, आपकी रिटायरमेंट में 2 से 3 साल बचते हैं, ज्यादातर 5 साल बचेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर आपका क्या नुकसान हुआ? सवाल ये है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि इज देयर एनी प्रोसेस ऑफ अपील? मान लीजिए कि आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या जज अपील कर सकता है कि रिपोर्ट मेरे खिलाफ है? कोई प्रावधान नहीं है। क्या जनता अपील कर सकती है कि इन्वेस्टिगेशन में जो जज साहब को बरी किया गया ये गलत हुआ? क्या जनता अपील कर सकती है? उसका भी कोई प्रावधान नहीं। इसका मतलब जो इंक्वायरी कमेटी बोलेगी वो फाइनल है। तो दोस्तों, सवाल अब इस बात का है कि क्या इस इंक्वायरी रिपोर्ट पे जनता को भरोसा होगा? आपको क्या लगता है? पहली बात। दूसरा, क्या ये अकेला मामला है? इतने बड़े जुडिशरी सिस्टम में करप्शन को लेकर अलग अलग बातें हमेशा से होती रही हैं, आज पहली बार एविडेंस सामने आया है। बाकी जजेस के बारे में हम क्या ओपिनियन बनाएंगे, एक आम जनता? इसीलिए जब इस तरह की बात होती है ना, जिसको कहा जाता है कि भाई एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, आपने कहावत सुनी हो, आज यही हो रहा है। इस घटना ने पूरी जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और हालत इतनी खराब हो जाती है। आपने एक कहावत और सुनी होगी, बद अच्छा बदनाम बुरा। आप करप्शन कर रहे थे, जनता को पता नहीं था, सब चल रहा था। आप नहीं कर रहे, लेकिन मैसेज ये आ गया कि देयर इज ए कैश बर्निंग, करप्शन का पैसा है, अब आप बदनाम हो गए, चाहे आपने किया हो या ना किया। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था केस्ड पैरेट, वो दाग आज तक के उस पर लगा हुआ है सीबीआई पे। अब अगर लोग ये कहने लगे कि जुडिशरी इज करप्ट, ये दाग कौन मिटाएगा और कितने समय में मिटेगा? सवाल ये है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट आएगी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो? अगर वो जज को बरी करते हैं तो भी एक आउटकम है, और अगर गिल्टी पाते हैं, सीरियस ऑफेंस पाते हैं, तो वो दूसरा आउटकम है। आप किस आउटकम को पसंद करेंगे, या दोनों को रिजेक्ट करेंगे? और अगर इस इंक्वायरी प्रोसीजर को इंप्रूव करना है तो आपके क्या सुझाव हैं? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जो भी लॉ से संबंधित लोग हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हो, आम जनता हो, नागरिक हो, सबको ये पता होना चाहिए कि देश में कानून क्या कहता है, प्रोसीजर क्या है, क्या ये प्रोसीजर देश हित में है या इनमें सुधार की जरूरत है। जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए इस चैनल को, और हमें आप अपना समर्थन देते रहिए, कंट्रीब्यूशन देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।